मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन 101% में सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूरोपीय कंपनियां आती हैं व्यापार करने के उद्देश्य से और ये विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर इन लोगों ने कोठियां कायम कर दी। इनमें सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, उसके बाद आते हैं डेनिश, उसके बाद जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं वो आती हैं डेनिश। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आधुनिक भारतीय इतिहास में भी हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें जब ये डेनिश आते हैं, किसके बाद आते हैं? ये अंग्रेजों के बाद आते हैं। यहां से पेपर में काफी कम प्रश्न निकल के आता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां आती हैं तो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं उनके कारनामे बहुत चर्चित नहीं होते। लेकिन कभी कभी पेपर में प्रश्न निकल के आता है। बड़ी चीजों पर तो सभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से जब पेपर में प्रश्न निकल के आता है, जब हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहां से पेपर में जो है थोड़ी सी संभावना बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहां से छोटी सी चीज से पेपर सेटर पेपर में प्रश्न पूछ ले और हमको ये पता ही ना हो कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो डेनिश कंपनी है, यहां से पेपर में अमूमन कम प्रश्न निकल के आते हैं, लेकिन एक नजर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये डेनिश, ये कहां के थे? ये डेनमार्क के निवासी थे। ये व्यापार के उद्देश्य से ये चलते हैं और भारत में कब आते हैं? 1616 ईस्वी में ये भारत में आके जो व्यापार करते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रांकेबोर नामक स्थान पर, ये ट्रांकेबोर कहां है? ये तमिलनाडु में स्थल पड़ता है। ये तमिलनाडु में, दक्षिण भारत का प्रांत है तमिलनाडु। वह तमिलनाडु के तंजौर जिला था, उसे ट्रांकेबोर नामक स्थान पर इन डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि जो सबसे मशहूर या सबसे विकसित प्रांत था बंगाल, उस समय का सबसे विकसित प्रांत बंगाल था, वहां पर भी इन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया। और इसमें ये लोग प्रयास में सफल कब तो होते हैं? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में ये लोग बंगाल के सीरमपुर में, बंगाल का सीरमपुर है, बंगाल के सीरमपुर में जो है ये फैक्ट्री स्थापित करने में सफल होते हैं। कुछ दिन जब ये लोग व्यापार करते हैं, डेनिश, इनको डेन भी कहते हैं, ये थोड़ी दिन जब व्यापार करते हैं तो इनको ये लगता है व्यापार में मजा नहीं आ रहा। अगर हम भारत में ही व्यापार करते रहे तो हमको मजा नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा एहसास होता है कि अगर हम भारत की बजाय कहीं और व्यापार करें, दूसरे अन्यत्र स्थलों पर करें, तो हमको ज्यादा मुनाफा कमाना हो जाएगा और साथ में हमको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो इस उद्देश्य से इन लोगों ने क्या किया कि 1745 ईस्वी में जितनी भी कंपनियां या जितने भी किले इन लोगों ने स्थापित किए थे, सब अंग्रेजों को बेच देते हैं। अंग्रेजों को इन लोगों ने बेच दिया और इसके साथ ही ये भारत से चले जाते हैं। 1745 ईस्वी में सारी जितनी भी इनकी व्यवस्थाएं थी सब अंग्रेजों को सुपुर्द कर देते हैं, बेचते हैं। सुपुर्द करने के बाद ये चले जाते हैं भारत से। कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि जो ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन था उनका सही क्रम चयन करिए। जैसे अगर हम सभी यूरोपीय कंपनियों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमको सही चयन करने में समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे मान ली पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। पुर्तगाली कब आते हैं? तो ये 1498 ईस्वी में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं डच। ये कब आते हैं? ये 1595 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद आते हैं अंग्रेज। ये कब आते हैं? ये 1600 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद आते हैं डेन या डेनिश। ये कब आते हैं? ये 1616 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आते हैं? ये 1664 ईस्वी में आते हैं। और आखिरी कौन सी थी? वे स्वीडिश कंपनी थी, स्वीडिश कंपनी। ये कब आते हैं? ये 1731 ईस्वी में आते हैं। जैसे पेपर में मिलाने के लिए देता है कि पूछेगा 5वें नंबर पे कौन सी कंपनी आई थी। अगर हम इस चार्ट का अध्ययन कर लेंगे तो चाहे वो हमसे आखिरी आने वाली कंपनी पूछे या पहली पूछे या दूसरी तीसरी कोई भी पूछे, तो इसलिए यहां से काफी प्रश्न निकल के आते हैं
कि ऐसे चार्ट बना के दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा क्रम सही है या कौन सा क्रम थोड़ा सा इधर उधर करके देगा, तो वो पूछेगा कि कौन सा क्रम गलत है या कौन सा क्रम सही है, या चौथे नंबर पे आने वाली कंपनी कौन सी थी या आखिर में आने वाली कंपनी कौन सी थी। ये जो सीरीज कंपनी है इससे काफी कम प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के साथ व्यापार करने में दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि इनका अत्यधिक व्यापार किसके साथ होता था, इन लोगों ने चीन के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की कोशिश की, इसलिए यहां से पेपर में प्रश्न बहुत ही कम निकल के आता है। अब हम लोगों ने डेनिश कंपनी के बारे में देख लिया कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आने की संभावना बनी रहा है। अब हम अगला देखते हैं फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी ये कब आती है? अभी हम लोगों ने देखा कि ये 1664 ईस्वी में भारत में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जब ये फ्रांसीसी कंपनी भारत आई तो उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता के रूप में कौन काबिज था? केंद्रीय सत्ता, या जो पूछेगा कि उस समय केंद्रीय सत्ता किस वंश के अधीनस्थ थी, तो उस समय जो है मुगल वंश की शासन सत्ता थी। मुगल वंश की शासन सत्ता है। साथ में उस मुगल वंश के केंद्रीय सत्ता का संचालक कौन कर रहा था? तो 1664 ईस्वी की बात होती, अर्थात औरंगजेब उस समय जो है केंद्रीय सत्ता का मालिक था। भारत में औरंगजेब की शासन सत्ता चल रही थी। अब जब 1664 ईस्वी में कंपनी आती है तो यह हम देखते हैं फ्रांस में उस समय किसकी शासन सत्ता थी? तो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट लुई 14वां। लुई 14वां वहां का शासन सत्ता चला रहा था। लेकिन यहां जो था लुई 14वां इसे समझदार, इसका एक मंत्री था। मंत्री का क्या नाम था? कोलबर्ट। कोलबर्ट, ये कोलबर्ट ये सुना कि जितने भी यूरोपीय देश हैं, जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, वो पूरब के साथ व्यापार कर रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी खासी बना रहे हैं। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं हम भी एक कंपनी का गठन करें, ऐसी कंपनी का गठन करें जो पूरब के साथ व्यापार करे, पूरब के साथ विशेष तौर पर भारत के साथ व्यापार करे और अच्छा सा मुनाफा कमा के लाए, जिससे हमारा भी आय में बढ़ोतरी हो, साथ में वो अपनी भी आय में बढ़ोतरी करे। इन सभी विचारों के साथ ये पहुंचता है अपने सम्राट के पास। सम्राट से कहता है कि महाराज एक ऐसी योजना मैं लेके आया हूं, ऐसा मैंने विचार बनाया है कि जितने भी हमारे आस पड़ोस अर्थात यूरोपीय देश हैं वो पूरब के साथ व्यापार कर रहे हैं। जब पूरब के साथ व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। हमने तो ये भी सुना है कि जो पुर्तगाली सबसे पहले आया था उसने सारा खर्चा निकालने के, खाने पीने रहने सब खर्चा निकालने के बाद उसने लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। अगर ऐसा ही मुनाफा हम लोग भी कमाएंगे तो हमारे देश की जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कोलबर्ट राजा को समझाने में सफल हुआ, बहुत चतुर आदमी था, ये राजा को समझाने में सफल हुआ। महाराज इससे कहते हैं कि भाई तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है, जो भी सहायता चाहिए वो बताओ, मैं हर संभव तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस कोलबर्ट ने प्रयास करना शुरू कर दिया। कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गठन होता है। फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम रखा जाता है? कंपनी द इंडो ओरिएंटल। ये कंपनी द इंडो ओरिएंटल का गठन होता है 1664 ईस्वी में। किसके प्रयास से? कोलबर्ट के प्रयास से। कोलबर्ट लुई 14वां का ये मंत्री है। अब सबसे पहला चीज यहां से बनता है कि कंपनी द इंडो ओरिएंटल कैसी कंपनी थी? तो ये सरकारी कंपनी है। अभी तक जितने भी यूरोपीय कंपनियों का गठन हुआ था सभी का व्यक्तिगत लोगों ने गठन किया था। जैसे कोई एक व्यक्तिगत आदमी ने शुरू किया या व्यक्तिगत आदमियों के समूहों ने शुरू किया था। लेकिन ये कंपनी द इंडो ओरिएंटल अर्थात फ्रांसीसी कंपनी जो थी ये सरकारी कंपनी थी। यहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है कि कौन से यूरोपीय कंपनी ऐसी थी जिसे पूरी तरह से सरकार ने नियंत्रित कर रखा था या सरकार के निर्देशन में संचालन हो रही थी। बाकी भी कंपनियों का निर्देशन सरकार ही देती थी, लेकिन कंपनी का जो गठन कुछ व्यक्तियों के समूहों ने किया। बाद में बेशक राजा से अनुमति लेनी पड़ी या राजा उस पर अनुमति देता कि आप जाइए इतने वर्षों के लिए व्यापार करिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका निर्माण ही हुआ, इस कंपनी का निर्माण ही किसने किया? सरकार के द्वारा हुआ। सरकार का मंत्री अर्थात लुई 14वां का मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुआ। अब फ्रांसीसी कंपनी का गठन हो गया।
फ्रांसीसी कंपनी का जब गठन हो गया 1664 ईस्वी में, तो ये बात सबसे पहले चलते हैं फ्रांस से, तो कहाँ पहुंचते हैं? सबसे पहले ये मेडागास्कर द्वीप पहुंचते हैं। मेडागास्कर द्वीप ये पहुंच गए, लेकिन वहां पर ये अपना उपनिवेश स्थापित करने में असफल होते हैं। उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाते। कौन? फ्रांसीसी। अब इस मेडागास्कर द्वीप में ये लोग उपनिवेश स्थापित करने में असफल होते हैं। सरकार ने सोचा चलिए कोई बात नहीं, पहला ही प्रयास था, असफल हो गए, कोई बात नहीं, ऐसा किया जाए एक दूसरा दल गठन किया जाए। दूसरे दल 1668 ईस्वी में इन लोगों ने एक दूसरा दल गठन किया कि भाई जाइए पूरब के साथ व्यापार की योजना बनाइए। इस 1668 ईस्वी के दल का नेतृत्व किसे दिया गया? फ्रैंको कैरो को। इसे निर्देशित किया जाता है कि आप भारत जाइए या पूरब के देश में जहां से भी व्यापार करना है उस स्थल को चिन्हित करके इनको भेजा जाता है। ये आता है 1668 में भारत में, और भारत में इसको निर्देशित किया गया था कि आप वहां जाइए, किसी भी तरीके से एक कोठी स्थापित करने में सफलता पाइए। क्यों? क्योंकि अगर हमें व्यापार करना है, अच्छे तरीके से स्थापित होकर व्यापार करना है या वहां पर हमें अच्छा मुनाफा कमाना है, तो सबसे पहले हमारे रहने का एक स्थान होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग कहीं भी अन्यत्र जाते हैं ऐसे स्थान पर जहां नए हो, तो वहां के लिए सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए क्या बनता है कि सबसे पहले हमें रहने की व्यवस्था करनी होती है, उसके बाद अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रहने के लिए सबसे पहले व्यवस्था होगी तभी तो हम वहां पर सेटल होंगे। तो इस तरीके से 1668 में फ्रैंको कैरो को भी निर्देशित किया जाता है कि आप जाइए पूरब के साथ व्यापार करिए, लेकिन सबसे पहले आप क्या किए, वहां पर एक कोठी स्थापित करने का प्रयास किए किसी भी तरीके से। ये चलता है फ्रांस से। रास्ते में इसको स्पेन का निवासी, स्पेन अर्थात ईरान का निवासी मिलता है। स्पेन अर्थात ईरान का निवासी मिलता है। कौन? मरकारा मिल गया। ये भी इसके साथ चलता है, चलिए भाई हम, ये भी एक व्यापारी था, ये भी चलता है, चलिए भाई हम आपके साथ चलते हैं, व्यापार करेंगे। ये दोनों आदमी पहुंचते हैं भारत, और भारत में जो है ये स्थापित होने का प्रयास करते हैं। इन्हें सफलता कब मिलती है? 1659 ईस्वी में सबसे पहले इन्हें सफलता मिलती है। क्या सफलता मिली? इन्हें सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की संभावना जो थी वो स्थापित करने का इनको अवसर प्राप्त हो गया। 1659 ईस्वी में ये सूरत में एक कोठी स्थापित करने में सफल हो गए। अब कोठी तो स्थापित हो गई इनकी भी, लेकिन जो पहले से यूरोपीय वहां पर मौजूद थे उनके और इनके बीच इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती है कि जो पहले से स्थापित थे वो इन्हें सूरत में अपना व्यापार करने पर जो है इनके लिए परेशानियां पैदा कर रहे थे, इनके लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे, क्योंकि वो पहले से स्थापित थे। उनके जो स्थानीय व्यापारी थे या उनके जो स्थानीय कस्टमर थे वो उनसे लगभग कह सकते हैं बंधे हुए थे। ये लोग नए नए आते हैं भाई, 1664 में आते हैं, उससे पहले ही सभी कंपनियां आ गई थी। जैसे पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, या हम कहें डच आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे 1600 ईस्वी में। इन लोगों ने भी जो सूरत में अपनी कोठियां स्थापित कर ली थी। ये लोग पहले से स्थापित थे। ये लोग आते हैं 1664 ईस्वी में और 1668 ईस्वी में सूरत में कोठी स्थापित करने में सफल होते हैं। इन लोगों ने देखा कि अगर हम सूरत के बजाय कहीं और चले, वहां पर अपनी कोठी या अपना हम व्यापार फैलाएं या कोठी स्थापित करें, तो हमें अच्छी तरह से व्यापार करने में सफलता मिलेगी, और हम जब व्यापार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। इन सभी चीजों की सोच के साथ ये लोग दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब ये लोग दूसरी जगह की तलाश में निकलते हैं तो इन लोगों ने सुन रखा था कि ये जो गोलकुंडा है, क्या गोलकुंडा, यहां का सुल्तान बहुत अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि इसने भी जितने भी लोग आए थे यूरोपीय, उनको कुछ ना कुछ सहारा दिया था। जैसे अंग्रेजों को इसने एक सुनहला फरमान जारी कर दिया। कब जारी कर दिया? हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहला फरमान जारी कर दिया। आप ये कमेंट करके बताइए कि जो पिछली क्लास को हमारा देखे थे उन्हें बताएं कि गोलकुंडा के सुल्तान ने कब ऐसा सुनहरा फरमान अंग्रेजों को जारी किया था। तो गोलकुंडा के बारे में इन लोगों ने भी सुन रखा था कि भाई हम अगर वहां पहुंचेंगे तो हमारी भी कुछ ना कुछ सहायता होगी। तो ये लोग गोलकुंडा के सुल्तान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपने तो सभी जो नए नए कंपनी आई थी उनकी सहायता आप लोगों ने बहुत कुछ किया, अगर हम भी थोड़ा सा सहारा आपका पा जाए तो हम भी व्यापार कर लेंगे, थोड़ा सा कमा लेंगे।
तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, जैसे सभी लोग व्यापार करते हैं उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे यहाँ व्यापार करिए। तो मरकारा जो था, मरकारा के निर्देशन में जो इस्फान का निवासी था मरकारा, उसने ये अनुनय विनय किया गोलकुंडा के सुल्तान से, और इसके अनुनय विनय से, इसकी बातचीतों से प्रभावित हुआ गोलकुंडा का सुल्तान, और इसे मरकारा को गोलकुंडा के सुल्तान से, मरकारा को गोलकुंडा के सुल्तान से एक महाधिकार या एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। ये मरकारा जो है गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र पाने में सफल हुआ कि भाई आइए आप भी जो है व्यापार करिए, और ये अधिकार पत्र जो प्राप्त करता है मरकारा। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो गोलकुंडा के सुल्तान से फ्रांसीसियों ने अधिकार पत्र प्राप्त किया था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, उसको ले जाके सम्राट के पास जो अपनी बातचीत करने वाला जो नेता कौन था, तो वो था मरकारा। अब इन्हें जो है एक अधिकार पत्र मिल गया गोलकुंडा के सुल्तान से। इस तरीके से इन लोगों ने 1669 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री अर्थात कोठी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। 1669 ईस्वी में इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो जाती मूसलीपट्टनम में। लेकिन यहाँ क्या था कि सूरत से तो ये लोग भागे थे, सूरत में इनकी प्रतिस्पर्धा इतनी तेज थी कि जिसके डर की वजह से ये गोलकुंडा के सुल्तान से अनुनय विनय करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या था कि मूसलीपट्टनम में कम प्रतिस्पर्धा थी, वहां पर भी पहले से यूरोपीय लोग स्थापित थे। जब ये लोग वहां भी पहुंचते तो इन्हें ये लगता कि यहाँ भी व्यापार करना अत्यंत कठिन कार्य है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह चुना जाए जहां पर व्यापार आसानी से किया जाए, व्यापार आसानी से करने के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाया जाए। तो ये लोग इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कहां पर हम चलें और जो है हम अच्छा खासा व्यापार करें। इनका जो है एक दुखद घटना इनके साथ घटती है। इन लोगों ने क्या किया कि 1672 ईस्वी में एक गलत कदम उठा लिया। गलत कदम क्या था हम देखते हैं। मद्रास के निकट एक स्थल था, मद्रास के पास, मद्रास के निकट सांथोमी, ये जो मद्रास के निकट स्थल था सांथोमी, इन लोगों ने उसको इधर उधर टहलने के बाद देखा कि ये सांथोमी तो बड़ा अच्छा स्थल है, अगर हमारे कब्जे में ही आ जाए या हमारी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित हो जाए तो हमें जो है व्यापार करने में आसानी हो जाएगी। तो ये लोग सोचते हैं कि अभी हमने गोलकुंडा के सुल्तान से जो अधिकार पत्र प्राप्त किया, अगर हम पुनः चलते हैं गोलकुंडा के सुल्तान से कहेंगे तो गोलकुंडा का सुल्तान ये कहेगा कि आप लोग काम तो ठीक ठाक करते नहीं है, सही ढंग से काम करते नहीं है, केवल आपको जगह बदलनी है। क्यों? आपने भी सूरत छोड़ा प्रतिस्पर्धा के चक्कर में, अब मूसलीपट्टनम में भी आप लोग डर रहे हैं, अब आप लोगों को एक अलग स्थान चाहिए। कौन सा? इन लोगों के नजर में सांथोमी बसा हुआ था जो मद्रास के निकट था। तो इन लोगों ने सोचा कि छोड़िए, गोलकुंडा के सुल्तान के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास इतनी पावर है कि हम इसको कब्जे में ले लेंगे। इन लोगों ने क्या किया कि सांथोमी पर आक्रमण कर दिया और इसको कब्जे में ले लिया। अब ले तो लिया कब्जे में, इस बात की खबर डचों ने क्या किया, गोलकुंडा के सुल्तान को दे दिया। और गोलकुंडा के सुल्तान ने जब ये सुना कि अरे हमने तो इन्हें एक अधिकार पत्र भी दिया और मूसलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री भी स्थापित कर ली, हमने इनको सहारा दिया, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे कब्जे में था, सांथोमी किसके कब्जे में था? तो गोलकुंडा के सुल्तान के कब्जे में था। तो सुल्तान ने सोचा कि अभी हमने इनको सहारा भी दिया और ये देखिए उल्टा ये हमारे ऊपर ही कब्जा कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही आक्रमण कर रहे हैं, हमारी जमीन का ही कब्जा कर रहे हैं। जो गोलकुंडा का सुल्तान था उसने डचों से कहा कि चलिए आप हमारा सहायता करिए। इस तरीके से डचों और गोलकुंडा के सुल्तान की संयुक्त सेना ने इन फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। में फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित होते हैं। यहां से पेपर में प्रश्न निकलता है कि जो फ्रांसीसी थे उनका सेनापति कौन था? फ्रांसीसियों का सेनापति कौन था? दी ला हे। ये फ्रांसीसी सम्राट जो थे उसका सेनापति के रूप में भारत में फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व स्थापित करने में कार्य कर रहा था। इसी ने, दी ला हे ने ही सांथोमी पर आक्रमण करके कब्जा किया था। जब डच और गोलकुंडा के सुल्तान की संयुक्त सेना आती है तो दी ला हे को पराजित करती है। एजुकेशन 101 परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे की जो भी घटनाएं हैं हम लोग कल की क्लास में देखते हैं कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।